वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेकियावेली के बारे में। किसके बारे में? मेकियावेली। ठीक है, तो देखो मेकियावेली को पढ़ने से पहले हम इसकी पहले परिस्थिति बता दें कि उस टाइम क्या परिस्थितियाँ थी, ये ऐसा क्यों है। जैसे इसके पहले मैंने अरस्तु के बारे में बताया कि अरस्तु यथार्थवादी क्यों था। ठीक है, तो उसी प्रकार देखो इसका तो नाम ही मे से स्टार्ट होता है, मतलब ये तो बहुत मे वाला था, मतलब बहुत स्वार्थी था। और इस व्यक्ति का कहना क्या था कि जो मनुष्य है वो पैदाइशी बुरा है। ठीक है, मनुष्य जो है वो पैदाइशी बुरा है, बहुत स्वार्थी है और वो खुद के लिए करता है। तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी वजह से दूसरों के लिए क्या बुरा हो रहा है या उसका क्या नुकसान हो रहा है, वो सिर्फ खुद को देखता है। ठीक है, तो मैकियावेली की इमेज यहीं से आप देख लो कि मैकियावेली ऐसा है। ठीक, अब देखो पहली बात ये बोल दी। दूसरी बात इसका कहना क्या था कि जो राजा है, राजा को क्या होना चाहिए? राजा को हमेशा शेर के जैसा बहादुर होना चाहिए। भले ही वो बहादुर ना हो लेकिन उसको जनता के सामने शेर के जैसा बहादुर दिखना चाहिए। प्लस कैसा होना चाहिए? उसको लोमड़ी के जैसा होना चाहिए। ठीक है, चालबाज होना चाहिए, मतलब अवसरवादी होना चाहिए। भले ही कोई दोस्त है और दुश्मन है, पर दुश्मन से ज़्यादा लाभ हो रहा है तो दोस्त को छोड़ दो। ठीक है, ये होती है लोमड़ी की प्रवृत्ति। तो शेर राजा को कैसा होना चाहिए? शेर और लोमड़ी की तरह होना चाहिए। ठीक, प्लस इसने बोला था भैया कि जो शक्ति है, दो तरह की बात करी इसने मैकियावेली ने, एक तो शक्ति प्लस सेना। राज्य में शक्ति, सेना और कानून, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है एज कंपेयर टू धर्म और धन। धर्म और धन। धन को ऐसा क्यों बोला? क्योंकि देखो आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो, सामने वाले ने युद्ध छेड़ दिया तो आपके पास सेना नहीं रहेगी तो क्या करोगे? वैसे ही आपको मार के चले आएगा और पूरा धन लूट लेगा। ठीक है, धर्म। धर्म का इसलिए इन्होंने विरोध किया क्योंकि उस समय क्या था, उस समय जो धार्मिक संस्थाएं थी, मतलब जैसे अगर हम बात करें इसके पहले प्लेटो की बात करें, प्लेटो पूरे धार्मिक थे। ठीक है, उनको समझ में आया पर धर्म सब कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद अरस्तु आए, अरस्तु थोड़े यथार्थवादी थे पर उन्होंने भी धर्म को नकारा नहीं। किंतु जब मैकियावेली आए, मैकियावेली के समय टाइम चल रहा था, लगभग इनका जन्म हुआ था 1469 में। कहाँ पे हुआ था? इटली में। और 1469 देखो, ये 1469 ये वही सेंचुरी है 14 to 15। 14 से 15 के बीच में क्या हुआ था? इटली में पुनर्जागरण हुआ था। पुनर्जागरण मतलब भैया लोग धर्म में जो अंधे हो गए थे वो उससे बाहर निकलकर सोचने लगे कि हमारा भी कुछ अस्तित्व है। ठीक है, मतलब हम उस चीज की चिंता क्यों करें जो हमारी समस्या पर है, हम उस चीज को भी तो देख सकते हैं जो हमारे सामने है। ठीक है, तो उस टाइम का काल ही ऐसा चल रहा था, इसलिए इन्होंने उस टाइम सो हम लोग कहाँ थे कि उस टाइम क्या हुआ था, इटली में पुनर्जागरण हुआ था और एक्चुअली में उस टाइम हो रहे थे युद्ध। और युद्ध में क्या, हमारे जो पॉप थे, मतलब इटली के समय जो पॉप लोग थे, जो धर्म ईसाई धर्म के जो लोग थे, वो लोग इटली को बचाने में समर्थ नहीं थे क्योंकि हमारे पास कुछ सेना थी नहीं। वो तो क्या थे, विलासितापूर्ण थे, तो वो लोग तो छुप जाते थे। जो सामान्य लोग हैं, तो सामान्य लोग जो है वो युद्ध में मर जाते थे। ठीक है, तो मतलब जो कुल मिला के कहना यह है कि जो धर्म है वो रक्षा करने में असमर्थ था। समझ में आ रहा है? तो देखो इतना समझ में आ गया। जो मैकियावेली था उन्होंने मनुष्य को बुरा बोला है, राजा को शेर और लोमड़ी बनने का बोला है, शक्ति, सेना, कानून की बात करी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि उस समय स्थिति ऐसी थी इसलिए बंदा ऐसा है। ठीक है, मैकियावेली का फेस देख के लगता है कि वो किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो अब स्थितियां देखो। पहली स्थिति क्या थी मैकियावेली के समय? पुनर्जागरण। क्या था भैया? पुनर्जागरण। कब आया था पुनर्जागरण? 14-15 सेंचुरी में आया था। ठीक है, सदी में। उसके बाद हम बात करते हैं 16, मान लो 16 तक मान सकते हैं उसको। उस समय भैया जो बड़े राज्य थे, फ्रांस हो गया, फ्रांस का एकीकरण हुआ था। और जब फ्रांस का एकीकरण हो गया, ऑब्वियस सी बात है, एक व्यक्ति खड़ा है किसी चीज के लिए, अब एक व्यक्ति के साथ और 5 व्यक्ति खड़े हो गए तो वो चीज क्या होती है? मजबूत होती है। तो उस समय फ्रांस का एकीकरण हो रहा था और उस समय जो इटली था, जहाँ पे ये महाशय रहते थे, इटली जो था वो भी 5 राज्यों में विभाजित था। तो वो क्या चाहते थे कि इटली का भी क्या होना चाहिए? एकीकरण होना चाहिए। ठीक है, उस समय इटली की दुर्दशा भी बहुत थी, मतलब इटली में जो लोग थे वो भी, जो अमीर लोग हैं वो तो अपने उसमें एंजॉय कर रहे थे, जो गरीब लोग हैं वो भूखे ही थे और मतलब अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है,
तो भैया प्लूटो का हमने जैसे बताया, प्लूटो आदर्शवादी थे। उसके बाद आ गए हमारे अरस्तु। इसकी पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो उसको देख लेना, ठीक है। मैंने प्लूटो और अरस्तु का कंपैरेटिव स्टडी पढ़ाई है। अब उसके बाद अरस्तु के बाद हम आए हैं अपने मेकियावेली पे। अब अरस्तु से मतलब मेकियावेली ने क्या क्या सीखा? पहली चीज यथार्थता सीखी है, ठीक है, जो एक्चुअल में है उसको देखो। तो एक चीज क्या सीखी? यथार्थता। दूसरी चीज अरस्तु का मैंने वीडियो बनाया, देखना। अरस्तु ने बताए थे 6 तंत्र, तो वही की वही 6 तंत्र उठा लिए हैं मेकियावेली ने भी, ठीक है। वो 6 तंत्र कौन से थे? जब एक व्यक्ति राज करेगा तो राजतंत्र, कुछ लोग राज करेंगे तो कुलीन तंत्र, और जब कुछ अधिकांश लोग राज करेंगे तो विधिक लोकतंत्र, विधिक लोकतंत्र, ठीक है। अब इसके विकृत रूप भी बताए थे कि अगर जो राजा है वो निरंकुश राज करें तो वो निरंकुश राजतंत्र, कुलीन तंत्र ही मतलब विलासिता पूर्ण करने लगे तो धनिक तंत्र, और विधिक लोकतंत्र मतलब विधिपूर्ण ना चले तो भीड़ तंत्र। तो ऐसे मेकियावेली ने भी क्या बताए थे? मेकियावेली ने क्या बताए थे? 6 तंत्र बताए थे, ठीक है। तो किससे लिए इसने ये दोनों चीज? अरस्तु से ली। बट अरस्तु और मेकियावेली में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस, मेकियावेली ने धर्म को बिल्कुल अलग ही कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो धार्मिक नहीं था, वो धार्मिक था, बट उसने बोला है कि धर्म की राजनीति में जरूरत ही नहीं है। जब धर्म हमको बचाने में ही कामयाब नहीं हुआ तो फिर उसका राजनीति में अभी काम ही क्या है, ठीक है। क्यों ऐसा बोला था? क्योंकि उस समय युद्ध चल रहे थे, और युद्ध के समय धर्म क्या करेगा? मतलब व्यक्ति के हाथ में तलवार है तो आप क्या करोगे, है ना। ऐसा तो बोलोगे नहीं कि हाँ तुम मुझे मार दो, मतलब नैतिकता दिखाते हुए, तो पहली बार में आप मर जाओगे क्योंकि तलवार से, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा युद्ध। कहाँ? धर्म और राजनीति को इन्होंने पूरी तरह से अलग कर दिया। दूसरी चीज, मेकियावेली भी अरस्तु की तरह गणतंत्र को, मतलब अरस्तु जो है वो गणतंत्र को नहीं मानता था, बट मेकियावेली गणतंत्र को मानता है। बट इन्होंने फिर भी राजतंत्र, वो भी निरंकुश राजतंत्र की बात करी। मतलब मेकियावेली तो बोलते थे भैया राजा सबसे ऊपर है, ठीक है। और राजा के बारे में तो उन्होंने द प्रिंस जो बुक लिखी है उसमें भी पूरा लिखा है कि राजा को कैसा होना चाहिए, ठीक है। और मेन जो चीज थी मेकियावेली की, वो तर्क वितर्क पे बात करते थे, ठीक है। मतलब कुल मिला के इहलोक की बात करते थे, परलोक की नहीं करते थे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम आते हैं, ये हमने मेकियावेली के विचार देख लिए कि मेकियावेली ऐसा क्यों था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं उसका राइटिंग जो उसने करा है उसके जीवन में, ठीक है। अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो इनके आते हैं, जैसे द प्रिंस तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि मेकियावेली ने लिखा है, फिर भी बहुत बार रिपीट होता है ये, ठीक है। आजकल क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है कि इन्होंने ये कब लिखी है, तो उस चीज को ध्यान में रखना। 1469 में मेकियावेली, हेडिंग लिख लो मेकियावेली, ठीक है। 1469 में फ्लोरेंस, इटली के फ्लोरेंस नगर में इनका जन्म हुआ, ठीक। 1506 में भैया ने बोला था कि हमको सेना बनानी चाहिए, क्योंकि उस समय युद्ध चल रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था कि हमको नागरिक सेना, जो नागरिक सेना, इनका ऐसा कहना था भैया कि 7 से मतलब 17 से 21 वर्ष की जो उम्र होती है, 7 से 21 वर्ष की जो उम्र होती है, वहीं से हमको सेना में भर्ती स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब सेना की एजुकेशन देना चाहिए हर नागरिक को, और हर नागरिक को पहले सेना में जाना चाहिए, बाद में कुछ बनना चाहिए, इनका ऐसा कहना था, ठीक है। तो नागरिक सेना का इन्होंने क्या दिया? सुझाव दिया। सुझाव की बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर सुझाव देते रहे, वैसा तो है नहीं कि खूब बड़े ये वो थे, ठीक है। तो 1521 में ध्यान रखना, अब से बुक स्टार्ट हो रही है। 1521 से इन्होंने लिखी सबसे पहले आर्ट ऑफ वॉर, ठीक है। सो आर्ट ऑफ वॉर में इन्होंने सबसे पहले जो नागरिक सेना का सुझाव है उसको साहित्य के माध्यम से फैलाने की कोशिश करी। 1521 के बाद 10 साल बाद फिर इनकी एक बुक आई, उसका नाम था डिस्कोर्सेस। क्या था? डिस्कोर्सेस, ठीक है। इसमें उन्होंने गणतंत्र की बात करी, मतलब कैसा होता है गणतंत्र अगर होए तो, ठीक है। लगभग देखा जाए तो ये भी विधिक तंत्र की ही बात करेंगे, विधिक गणतंत्र की। और जो नॉर्मल गणतंत्र है, जैसे हमारे यहाँ गणतंत्र है, वैसे तो विधि की है, मिश्रित कह सकते हैं, पर जो नॉर्मल गणतंत्र जो विधि पूर्ण नहीं होता है उसको इन्होंने भीड़ तंत्र बोला है। ये सब डिस्कोर्सेस में इन्होंने बताया है, ठीक है। उसके बाद ही 1532 में, कब? 1532 में एक साल बाद फिर उन्होंने एक बुक लिखी, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। इनका मैं सन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल ये क्या होता है, इनके सन आते हैं कि इसको सन में
लिखो भैया, ठीक है। अगर आप पीजी के स्टूडेंट हो तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, और अगर आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसके सन पता होना चाहिए, बिकॉज इसके क्रमवार लिखने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो लोग क्या सोचते हैं कि द प्रिंस सबसे पहले लिखी थी, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। द प्रिंस इनकी लास्ट बुक थी, जो कि 1532 में इन्होंने लिखी थी, द प्रिंस, द प्रिंस, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखी, आर्ट ऑफ वॉर, डिस्कॉर्सेस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, और फिर लिखी द प्रिंस। अब द प्रिंस में उन्होंने क्या करा है, द प्रिंस में उन्होंने बताया कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए राजा को। अभी मैं इतनी पोथी सुना चुकी हूँ पहले से ही, कैसा होता है राजा। तो हम लोग देख लेते हैं द प्रिंस में मैकियावेली ने राजा का कैसा होना चाहिए, द प्रिंस, ठीक है। तो पहला चीज आदर्श होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब वो बिल्कुल वैसे ही है राजा भी, ठीक है। आदर्श शासक होना चाहिए, पर पूर्णतः आदर्श शासक नहीं, बस जनता के लिए आदर्श शासक दिखना चाहिए कि ये बहुत अच्छा है, मतलब इसमें किसी प्रकार की बुराई नहीं है, ठीक है। जब तक आप लोगों के सामने अच्छे बने रहोगे तो आपको अच्छा ही समझेंगे। मतलब कुल मिला के ये कि सामने वाले को बुराई का पता चलने ही मत दो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुराई करो ही ना, ठीक है। कुछ चीज़ों में बुरा बनना पड़ता है, ठीक है। तो आदर्श शासक है, मतलब हमको क्या करना है, आदर्श शासक का ढोंग रचाना है कि हाँ हम विश्वसनीय हैं, हम बिल्कुल किसी की निंदा नहीं करते, और हम बिल्कुल आदर्शवादी है, सत्य बोलते हैं, ठीक है। उस टाइप से हम आदर्श होना चाहिए। सेकेंड चीज, राजा का होना चाहिए निष्ठुर का, निष्ठुरता से बल का उपयोग करना चाहिए। निष्ठुरता से बल का उपयोग का मतलब होता है भैया, किसी ने अगर हमारे कानून के विरुद्ध कुछ भी किया है, चाहे वो कोई भी हो, उसको मिलेगा दंड, ठीक है। उस पर कोई दया भाव नहीं किया जाएगी, तो ये पैदा करता है डर, ठीक है, कि भैया जनता में डर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतने आप आदर्श हो कि सामने वाला उठा के कुछ भी बोल दे, तो ये होता है डर, कि जनता में आपको क्या करना है, डर भी पैदा करना है। तीसरी बात है भैया, राष्ट्रीय सेना होना चाहिए। हमको उधार की सेना पे नहीं लड़ना चाहिए। कोई युद्ध के लिए आ रहा है और हम उधार मांगने बैठे कि तुम भी भेज दो, तुम भी भेज दो। तो पहली चीज इन्होंने बोली भैया अपने पास राष्ट्रीय सेना होना चाहिए, कि कोई भी युद्ध करने से पहले सोचे कि इससे युद्ध करे या ना करे, ठीक है। शेर और लोमड़ी के तो बता दिया है मैंने कि शेर जैसा बहादुर होना चाहिए, लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए, ठीक है। और फिफ्थ इन्होंने बोला है A1 नंबर का अपने को अवसरवादी होना है। अवसरवादी बताया था मैंने आपको, ठीक है। जहां लाभ मिले वहां चले जाओ, फिर ये नहीं देखना है कि सामने वाले का लाभ हो रहा है कि हानि, अपना लाभ देखना चाहिए। जहां अवसर मिले, बोलते ना मौके पे चौका मारने वाला, तो ये राजा को ऐसा होना चाहिए। सिक्स्थ होना चाहिए आक्रामक वाला होना चाहिए, आक्रामक प्रवृत्ति का होना चाहिए, कि सामने वाला फिर उस पर नहीं होता है कि सोचता है 10 बार सोचता है कि इसको ऐसा करे या नहीं करे, ठीक है। तो आक्रामक प्रवृत्ति का होना चाहिए, प्लस में विस्तार रीति वाला होना चाहिए। जैसे किसी राज्य को तुमने किसी राज्य पे आक्रमण किया, वो जैसे हारा तो उस पर उपनिवेश जमा दो, मतलब उसको उभरने ही मत दो ना, तभी तो तुम शक्तिशाली बनोगे। तो इसका मेन क्या था, साम्राज्य विस्तार करना, शक्ति बढ़ाना अपनी, ठीक है, ताकि लोग डरें। तो विस्तार करने की नीति इनकी थी, ठीक है। तो ये अपने मैकियावेली भाई साहब थे। मैकियावेली जो थे वो बहुत ही डिफरेंट चले गए थे, क्योंकि ये पहले ऐसे थे जिन्होंने धर्म को छोड़कर किसकी बात करी, धर्म को राजनीति से अलग करने की बात करी, ठीक है। तो इनको बीच का भी बोलते हैं कि मध्य और आधुनिक युग के बीच का जो कड़ी है, मध्य और आधुनिक युग के बीच की जो कड़ी है राजनीतिक विचारों में, वो कौन है, मैकियावेली। कौन है, मैकियावेली, ठीक है। प्लस में इसमें 3 लोगों को याद रखो, 2 लोगों ने तो इनको शिशु बोला है, ठीक है। शिशु बोला है एक डनिंग ने, किसने बोला है, डनिंग ने। डनिंग ने बोला है कि जो मैकियावेली है वो अपने युग का शिशु है। और सेम चीज बोली है किसने, क्या नाम था यार उनका नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। एक पिता, एक ने बोला था इनको पिता, कि वह अपने युग के राजनीतिक विचारों का पिता है, ये बोला था जॉन्स ने। किसने बोला था, जॉन्स ने, ठीक है। हाँ, तो ये किसने बोला था, एक और शिशु, एक तो डनिंग ऑप्शन में आता है, ठीक है, नहीं तो फिर अपन मैक्सी को लगा लो। किसको लगा लो, मैक्सी को लगा लो, ठीक है। मैक्सी ने एक और चीज़ बोली थी, ये ध्यान रखना, मैक्सी ने एक और चीज़ बोली थी कि जो मैकियावेली के विचार हैं, वाकई मतलब सुन के ऐसा लगता है वो ऐसा बोलते हैं मनुष्य बुरा है, राजा को ऐसा होना चाहिए, लोमड़ी जैसा होना चाहिए, विस्तार नीति होना चाहिए, दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो मैक्सी ने ऐसा बोला था, इनके जो विचार है, किसके, मैकियावेली के जो विचार है वो निंदनीय है, मतलब निंदा लायक है, पर देखा जाए तो वही व्यवहारिक है। आज के मनुष्य को देख लो आप,
ठीक है। तो जो मैक्सी ने क्या कहा था, मैकियावेली के विचार, मैक्सी और मैकियावेली तारीफ ही करिए, ठीक है। जो विचार है वो निंदनीय है, बट देखा जाए तो वही व्यवहारिक है, ठीक है। और एक और मैकियावेली ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, उनका ऐसा बोलना था कि संपत्ति की अगर बात करें तो पुत्र जो है वो अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, किंतु अपनी संपत्ति के विनाश को नहीं भूल सकता। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है, कि वह अपनी संपत्ति के विनाश को नहीं भूल सकता, लेकिन अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है। ये कब की बात है, युद्ध की बात है, क्योंकि युद्ध चल रहे थे और युद्ध में हम बहुत लोगों का नुकसान हुआ था, तो काफ़ी लोग तो इस पर रो रहे थे कि उनकी संपत्ति कितनी गई, ठीक है। सो मैकियावेली के लिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।